नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा कविता की नाटकीयता पर विचार प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने राम की शक्ति पूजा की पूरी व्याख्या भी की है और उसके पश्चात एक वीडियो में राम की शक्ति पूजा कविता की मूल भावना या केंद्रीय संवेदना पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आज हम बातचीत करेंगे इस कविता में उपस्थित नाटकीयता के तत्वों पर। कोई भी रचना क्यों न हो, अगर नाटक है तो उसमें तो नाटकीयता के तत्व अपरिहार्य रूप से आवश्यक है ही। लेकिन अगर हम कविता की बात करें, उपन्यास की बात करें या कहानी की बात करें, हालांकि उपन्यास और कहानी में भी नाटकीयता का तत्व बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, लेकिन कविता में भी इसकी आवश्यकता होती है। खासतौर से वे कविताएं जिनमें एक घटनाक्रम होता है, कथा का तत्व होता है, उन कविताओं में नाटकीयता का तत्व अपरिहार्य रूप से ही आवश्यक माना जा सकता है। यह है, अगर सामान्य जो कविताएं हैं उन कविताओं में भी नाटकीयता का तत्व हो तो यह उसकी प्रभाव क्षमता को बढ़ाता है, बहुगुणित करता है। निराला जी के साथ साथ मुक्तिबोध भी एक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कविताओं में नाटकीयता का तत्व काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। उनकी कविता अंधेरे में नाटकीयता के तत्व को लिए हुए हैं। निराला जी की अनेक कविताओं में नाटकीयता का तत्व बड़े सघनतम रूप में मिलता है। अब हम बात करते हैं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में यह तत्व कहाँ तक आ पाया है। कविता में नाटकीय तत्वों का समावेश मुख्य तौर पर दो स्तरों पर होता है, कथा की संरचना के स्तर पर और नाट्य युक्तियों के स्तर पर। नाटक में भी देखा जाए तो ये दोनों ही स्तरों पर आएगा। कथा संरचना के स्तर पर नाटकीयता का अर्थ है कि कविता का कथानक विरोधी तत्वों की टकराहट लिए हुए है या नहीं, जिसे हम द्वंद्व कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं कि क्या उस कथा में है। कथानक की गति जितनी अधिक वक्रता लिए हुए होगी वह उतनी ही नाटकीय मानी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बात करें, हम नाट्य युक्तियों के स्तर पर अगर हम बात करें तो कुछ गिने गिनाए से बिंदु हैं। प्रकाश संयोजन की बात हम करते हैं, दृश्य योजना की बात करते हैं, ध्वनि संयोजन की बात करते हैं, वेशभूषा और संवाद शैली, इन सभी के स्तर पर हम देखते हैं कि क्या नाटकीय तत्व उसमें आ पाए हैं या नहीं। राम की शक्ति पूजा दोनों ही स्तरों पर नाटकीयता के तत्वों से युक्त है। हम क्रमशः इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं कथानक के स्तर पर नाटकीयता का समावेश इस कविता में किस प्रकार से हो पाया है। इसे हम तीन बिंदुओं पर लेकर चलते हैं, खासतौर से दो मुख्य बिंदु हैं। एक है प्रकाश व अंधेरे का द्वंद्व, क्योंकि हमने कहा था कि कथानक के स्तर पर उसमें द्वंद्व है, संघर्ष है या नहीं है। ये जो द्वंद्व है, जिसे हम संघर्ष कह सकते हैं, ये दो तीन प्रकार से है इसमें। पहले प्रकार से प्रकाश व अंधेरे का द्वंद्व, और दूसरा है भावनाओं के स्तर पर यह नाटकीयता, क्योंकि भावनाओं में भी त्वरित रूप से इसमें बार बार हम बदलाव देखते हैं इस कविता में। इस कविता की मूल संरचना, अगर अंधेरे और प्रकाश के द्वंद्व की बात करें, इस कविता की मूल संरचना पूरी तरह से द्वंद्वात्मकता को लिए हुए है। इसी द्वंद्व के कारण कविता की भाव योजना में नाटकीयता अंतर्निहित हो जाती है। यह द्वंद्व मुख्यतः दो प्रकार से दिखता है। मूर्त स्तर पर अगर हम देखते हैं तो अंधेरे और प्रकाश का द्वंद्व हमें पूरी कविता में दिखाई देता है। कविता की शुरुआत की जो पंक्ति है वह है, रवि हुआ अस्त और चारों तरफ घनघोर अंधकार फैला हुआ है। और इसी कविता में अमानिशा शब्द का प्रयोग भी हुआ है। पूरी कविता में प्रकाश बहुत कम है, क्षीण है। एक दो शब्दों के माध्यम से, एक दो पंक्तियों के माध्यम से उस प्रकाश को आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चारों तरफ जो मुख्य रूप से आवरण छाया हुआ है वह अंधकार है। एक बार कविता में एक जलती हुई मिसाल के रूप में प्रकाश दिखाई देता है, दूसरी बार प्रकाश तब आता है जब राम साधन के तत्पर पर उठते हैं। तो निराला जी लिखते हैं, निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी। इस प्रकार रचना में एक और गहन अंधकार है जो व्यापक रूप से, दूसरी ओर क्षीण रूप से कहीं कहीं प्रकाश के दर्शन होते हैं। इनके द्वंद्व से अद्भुत नाटकीयता पैदा होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिन के प्रकाश की कविताएं तो बहुत से कवियों ने लिखी होंगी, लेकिन इस कविता में रात के अंधेरे से टकराने की क्षमता है जो निराला जैसे कवि ही कर सकते हैं। तो
इस कविता में प्रकाश है, अंधकार है, मूर्त रूप से भी और अमूर्त रूप से भी। अमूर्त रूप से अगर हम बात करें तो वास्तव में ये जो अंधकार है ये निराशा का है, पराजय का है, और जो प्रकाश है उसी अंधकार के बीच में कहीं आशा की किरण जो दृष्टिगत होती है उसका है, जो क्षीण है। और आरंभ में कविता के बहुत अधिक क्षीण है ये, और इसलिए कविता के आरंभ में यह बहुत अधिक क्षीण दिखाया भी गया है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि विजय की भावना का, जो कभी कभी मन में उभरती है, एक क्षणिक दीप्ति की तरह, एक क्षणिक आभा की तरह, चमक की तरह। तो ये अंधेरे और प्रकाश का द्वंद्व पूरी कविता में नजर आता है। लेकिन भावों के स्तर पर नाटकीयता किस प्रकार से इस कविता में है, चलिए इस पर भी बातचीत करते हैं। भावों के स्तर पर भी इस कविता में एक अद्भुत नाटकीयता के दर्शन होते हैं। पूरी कविता में परस्पर विरोधी भाव क्रमिक रूप से आते जाते दिखाई देते हैं। कभी राम पराजित मनःस्थिति में दिखाई देते हैं और कभी अचानक उनके मन में एक आशा की किरण दमकती है, चमकती है। खासतौर से तब जब जनक की वाटिका में उन्हें प्रथम बार सीता से जब भेंट की थी वह स्मृति आन पड़ती है। तब कवि लिखता है, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। इसके तुरंत बाद अभी उल्लास का ये जो पर्व है थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पर छाया था उनके मन मस्तिष्क पर, लेकिन उसके तुरंत बाद एक भयानक मूर्ति रावण की अट्टहास करते हुए दिखाई देती है। और इसका यह परिणाम होता है कि उनकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। उसके पश्चात हनुमान ऊर्ध्वगमन करते हैं और उनका इस प्रकार से ऊर्ध्वगमन करना, गर्जना करना फिर से आशा को जगाता है। लेकिन जब देवी अंजना रूप में समक्ष आ जाती है फिर से दीन भाव जागृत हो जाता है। विभीषण बहुत अधिक प्रयास करते हैं, उद्बोधित करते हैं अपने मित्र को, बड़े आक्रामक तेवर लिए हुए, किंतु राम शांत रहते हैं और कहते हैं, मित्रवर विजय होगी ना सुंदर। और वे कहते हैं कि जिस तरफ अन्याय है उसी तरफ शक्ति है, तो संभव ही नहीं है कि विजय हो पाए। पूरा जो वातावरण है फिर से निराशा में डूब जाता है। जाम्बवान ऐसी स्थिति में भी शांत बने रहते हैं, सारी स्थिति का जायजा लेते हैं और सुझाव देते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, कि जिस प्रकार से रावण ने आराधना की, शक्ति प्राप्त की, ठीक उसी प्रकार से तुम भी आराधना करो। और यदि वह दुष्ट होकर भी इस स्थिति में आ सकता है कि वो आपको पराजित कर सके, तो आप न्याय के पक्षधर हो, सत्य के पक्षधर हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आराधना करोगे तो निश्चित रूप से तुम उसे त्रस्त कर दोगे, उसे पराजित कर पाओगे। और उसके पश्चात जैसे ही वो पूजा के लिए तत्पर होते हैं, एक बार फिर से आशा का संचार होता है। और यह आशा तब तक बरकरार रहती है जब वो पूरा अनुष्ठान चलता रहता है। पुरुषचरण की जो पूरी प्रक्रिया है, मंत्र जाप की जो पूरी प्रक्रिया है, चलती रहती है। लेकिन जब अंतिम इंदिवर अर्थात नीलकमल ही शेष रह जाता है और उसके पश्चात माना जा सकता था कि अब देवी प्रसन्न हो जाएगी, निराशाकांत हो जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा विजय का, तब अचानक रात्रि के दूसरे प्रहर दुर्गा छिपकर आती है और अंतिम इंदिवर उठा ले जाती है। फिर से सारा जो वातावरण है अंधकार में डूब जाता है, निराशा में डूब जाता है। और यहाँ राम पूरी तरह से टूट जाते हैं तो कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिनके लिए निरंतर किया शोध। किंतु यहीं पर फिर आशा जगती है। उन्हें स्मरण आता है उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन, राजीव नयन कहा करते थे, और वो ये ठान लेते हैं कि अपने नेत्र रूपी एक कमल को अर्पित करके वे इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। और जैसे ही वो इसके लिए तत्पर होते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती है और त्वरित रूप से प्रकट होकर कहती है, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में कोई लीन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूरी कविता की जो भावों की संरचना है वह द्वंद्वात्मक है, कहीं भी एक भाव टिक नहीं पाता।
आशा और निराशा दो परस्पर भाव इसमें क्रमिक रूप से आते जाते रहते हैं, जो पाठक को अत्यंत जो रोचक अनुभव प्रदान करते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है कथानक के विकास के चरण या अवस्थाएं, जो आमतौर पर एक नाटक में हम मानते हैं कि होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा के कथानक में नाटक के विकास की जो अपेक्षित वांछित चरण हैं वो सभी दिखाई देते हैं, चाहे वो पाश्चात्य सिद्धांत हों चाहे वो भारतीय सिद्धांत हों, दोनों ही दृष्टियों से इसके कथानक की में वो तत्व दिखाई देते हैं। द्वंद्व की अधिकता के कारण इसमें भारतीय कार्य अवस्थाएं उपलब्ध हों ऐसा थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है, किंतु राम की दृढ़ आराधना को प्रयत्न कार्य अवस्था कहा जा सकता है। राम की दृढ़ अवस्था को प्रयत्न कार्य अवस्था कहा जा सकता है। रह गया एक इंदिवर को प्राप्त्याशा तथा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन को नियताप्ति कार्य अवस्था माना जा सकता है। तो भारतीय काव्यशास्त्र में जो प्रयत्न, प्राप्त्याशा और नियताप्ति जो अवस्थाएं होती हैं वो तीनों ही अवस्थाएं हमें इसके जो घटनाक्रम है उसमें दिखाई देती हैं। पश्चिमी चरणों में आरंभ व विकास नहीं दिखते, क्योंकि आरंभ में संघर्ष की स्थिति एक तरफा सी है। जब राम आराधना के अंतिम चरण पर हैं और दुर्गा पुष्प उठाने आई है, वह बिंदु क्लाइमैक्स कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद किसी न किसी पक्ष की विजय होनी तय है। दुर्गा के पुष्प उठाने के तुरंत बाद आत्मधिकार की स्थिति के साथ ही कविता निगति की ओर बढ़ती है, जिससे लगता है कि ट्रेजिक एंड की तरफ बढ़ेगी। किंतु तभी राम का न थकने वाला मन जागता है और कथानक उस त्रासद अंत को छोड़कर नियताप्ति के मार्ग की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कथानक के विकास के जो चरण होते हैं, प्रयत्न है, नियताप्ति है, उन सभी अवस्थाओं से होते हुए ये जो घटनाक्रम है आगे बढ़ता है। तो कथानक के स्तर पर नाटकीयता इसमें प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है। तो जहाँ हमने पहले शुरुआत की थी कि कथानक के स्तर पर अगर हम नाटकीयता की बात करें और दूसरी बात करें नाट्य युक्तियों के स्तर पर, तो पहले हमने बात की कथानक के स्तर पर और उसे 3 बिंदुओं में हमने समाहित करने की कोशिश की। पहला बिंदु है हमने जो दिखाया कि इसमें द्वंद्व का भाव किस प्रकार से दृष्टिगत होता है। हमने प्रकाश व अंधेरे के द्वंद्व को दिखाया, जो मूर्त रूप से भी है और अमूर्त रूप से भी है। दूसरा हमने दिखाया भावों के स्तर पर नाटकीयता किस प्रकार से उत्थान पतन होता है आशा और निराशा का, और वो सारे उदाहरण इसमें हमने दिए। और तीसरा आता है कथानक के विकास के चरण या अवस्थाएं जो किसी नाटक में आवश्यक माने जाते हैं, जिसे हम प्रयत्नकारी अवस्था, प्राप्त्याशा या फिर तीसरी जो अवस्था है नियताप्ति मानते हैं। और ये तीनों ही अवस्थाएं इस कथानक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं, खासतौर से नियताप्ति तो अवश्य अंत में दिखाई देती है। तो इन तीनों ही बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसके कथानक में नाटकीयता का तत्व है। अब हम बात करते हैं कि क्या वो नाट्य युक्तियाँ भी इसके अंदर आई हैं जो किसी नाटक के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इसके कुछ बिंदु हैं। वो बिंदु हैं आकस्मिकता, दृश्य योजना, चरित्रों का उद्घाटन, प्रकाश संयोजन या प्रकाश की योजना, संवाद की योजना, पूर्व दीप्ति जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, ध्वनि और वेशभूषा का चित्रण करना, ये सभी क्या इसमें आए। चलिए बातचीत करते हैं क्रमशः इन सभी पर। आकस्मिकता यह नाटकीयता की सबसे प्रमुख युक्ति मानी जाती है। यदि कथानक में संघर्ष को चरम बिंदु तक ले जाना हो तो यह जरूरी होता है कि कुछ घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित हों। आकस्मिकता कम हो तो नाटकीयता का तत्व कम हो जाता है, लेकिन अगर आकस्मिकता बहुत अधिक बढ़ जाए तो नाटक यथार्थ से दूर हो जाता है, यथार्थ से पलायन कर जाता है। इस कविता में बार बार इस युक्ति का प्रयोग है। जैसा कि अभी हमने भावों के स्तर पर जब नाटकीयता देखी थी तो ऐसा कई बार कभी आशा का संचार होता है, और जब ऐसा लगता है कि अब जीत सुनिश्चित है तभी निराशा को कोई भाव घेर लेता है, और जब निराशा का भाव घेर लेता है तो ऐसा लगता है कि शायद इसका जो एंड है वो ट्रेजिक रहेगा, लेकिन तभी कहीं कोई आशा की किरण नजर आती है। तो आकस्मिक रूप से ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं। इसका जो चरम बिंदु है, जो क्लाइमैक्स के निकट जब हम पहुंचते हैं, जब केवल एक इंदिवर शेष रह जाता है और रात्रि को
दूसरे प्रकार देवी दुर्गा स्वयं जो अंतिम इंदिवर है उठाकर ले जाती है, तो वहाँ पर एक आकस्मिक तत्व उभरता है। और जब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ट्रेजिक एंड अब आने ही वाला है, राम को स्मरण आता है कि उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन कहा करती थी और वो अपने एक नेत्र को ही इंदिवर के रूप में, नीलकमल के रूप में अर्पित करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। तब ऐसी स्थिति में एक और आकस्मिक तत्व पाठकों के समक्ष आता है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो आकस्मिकता का जो तत्व है इस पूरी कविता में धर्मार्थ। अब बात करते हैं दृश्य संयोजन, क्या वो नाटक के अनुकूल है? इस कविता में दृश्यों की बड़ी सुंदर योजना की गई है। किसी भी नाटक में दृश्यों की योजना बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस कविता में दृश्यों की योजना बड़े सुंदर ढंग से की गई है। इसमें पहला दृश्य युद्ध का, हालांकि वो फ्लैशबैक में या पूर्वदीप्ति के रूप में दिखाई देता है। पहला जो दृश्य चलता है वास्तव में युद्ध के बाद का है, जब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट रही होती हैं। उससे अगला जो दृश्य है सानु सभा का है। एक दृश्य हनुमान के ऊर्ध्वगमन करने का है और एक दृश्य है राम का साधनारत होना। और इन सभी दृश्यों की बात करें तो ये सभी दृश्य बड़े प्रभावशाली ढंग से हमें दिखाए गए हैं। इन सभी दृश्य खंडों में पूरी कविता का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे कथन प्रयुक्त हुए हैं जिसमें किसी दृश्य के संकेत भी दिए गए हैं, जैसे लगता है कि रचनाकार यह संकेत पाठक को ही कर रहा है। जब सानु सभा पर बैठते हैं तो वहाँ आसपास के पूरे दृश्य का वर्णन किया गया है। युद्ध क्षेत्र की बात करें तो युद्ध क्षेत्र के भी बहुत से ऐसे संकेत हैं जो दिए गए हैं कि किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र रहा हो। ऊर्ध्वगमन करते हुए हनुमान जी का दृश्य भी काफ़ी प्रभावशाली है और उस समय जो संकेत दिए गए हैं वो भी नाटक की कला के अनुरूप ही। इससे अगला जो बिंदु है वह चरित्रों के उद्घाटन का है। चरित्रों का उद्घाटन भी किसी कविता में नाटकीयता उत्पन्न करता है। निराला ने विभिन्न चरित्रों की बाह्य चेष्टाओं का स्पष्ट उल्लेख कई बार किया है। जैसे एक स्थान पर वो कहते हैं, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। इसी प्रकार जब राम विभीषण के लंबे कथन के बाद रो पड़े हैं तो अगली 6 पंक्तियों में लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान, सुग्रीव व भीष्म की मानसिक व बाह्य प्रतिक्रियाएं दिखाई गई हैं जो बेहद नाटकीय बन पड़ी है। जब साधनारत हनुमान श्री राम जी बैठे हैं तब उस अवस्था में भी उनकी जो चरित्र की बहुत सी विशेषताएं हमारे सामने आई हैं। समय समय पर पूरी कविता में राम का सीता के प्रति चिंतित हो जाना, राम का अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर अचानक उत्साह से भर पड़ना और कभी राम का पूरी तरह से निरुत्साहित हो जाना, ये उनके चरित्र का उद्घाटन करता है। लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में वो बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होते, सदैव शांत से ही बने रहते हैं, जो उनकी गरिमा के अनुकूल है। लेकिन दूसरी तरफ जब हनुमान जी के चरित्र की बात होता है तो वो बहुत अधिक क्रोध से भर पड़ते हैं, बहुत अधिक गर्जना करते हुए युद्ध में कूद पड़ते हैं। यहाँ तक कि वो क्या करते हैं कि पूरे आकाश को निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये उनके चरित्र को उद्घाटन करता है जो इस कविता में दिखाई देता है। अब रही बात प्रकाश की व्यवस्था की, इससे अगर हम बात करें, अगले बिंदु की बात करें, प्रकाश की व्यवस्था या प्रकाश का जो कह सकते हैं संकेत देना है, ये भी एक नाटक का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। नाटक में आवश्यक होता है कि जिस घटना या चरित्र पर ध्यान दिया जाए प्रकाश उसी पर केंद्रित किया जाए। लेकिन यह कविता है, नाटक नहीं, इसलिए ऐसे संकेत स्पष्ट रूप से इसमें नहीं आते। लेकिन कविता के बिंब ग्रहण की प्रक्रिया में प्रकाश योजना स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। ये जो पूरा नाटक है वास्तव में अंधेरे का नाटक है, एक रात्रि का ही नाटक इसे कहा जा सकता है। इसलिए प्रकाश बेहद फोकस्ड तरीके से प्रयुक्त हुआ है, पूरी तरह से इसे केंद्रित किया गया है प्रकाश को। और ये पूरी तरह से अगर केंद्रित है तो देखा जाए तो राम पर बहुत अधिक केंद्रित है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी जो अन्य पात्र हैं, हनुमान, लक्ष्मण, जाम्बवान पर भी यह प्रकाश स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि ये जो कविता है नाटकीय तत्व लिए हुए। अब बात आती है संवादों की। संवाद योजना नाटक
के प्राण हैं। बिना संवादों के तो नाटक की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नाटक को जब हम मंच पर मंचित करेंगे तो ऐसी स्थिति में पात्रों के संवादों के माध्यम से ही पूरा कार्यकलाप, पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आएगा। क्योंकि यदि नाटक को हम सिर्फ एक आलाप मान लें, उसे मोनो डायलॉग मानकर चलें या केवल उसे भाषण शैली पर ही टिका लें, तो उसे नाटक नहीं कहा जा सकता। अगर उसे नाटक बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उसे सफल नाटक तो कतई नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर अगर वार्तालाप व संवाद शैली से तनाव को दिखाने की कोशिश करें तो ये दर्शकों के साथ एक सीधा संपर्क स्थापित करेगा, सीधा संबंध स्थापित करेगा। राम की शक्ति पूजा में कई संवाद हैं, जैसे विभीषण का संवाद है, अंजना का संवाद है, जाम्बवान का संवाद है। राम भी एक दो स्थान पर यहाँ पर बोलते हैं जो कहानी को दिशा देते हैं, और अंत में दुर्गा का संवाद क्लाइमैक्स तक में लेकर जाता है। तो ये सारे जो डायलॉग्स हैं, ये जो सारे संवाद हैं, इस कविता में हमें दिखाई देते हैं जो नाटक के अनुकूल हैं। अभी एक अन्य तत्व होता है फ्लैशबैक, यानी पूर्व दीप्ति। ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत प्रभावशाली शैली मानी जाती है नाटक में पूर्व दीप्ति। तो पूर्व दीप्ति जो तत्व है, इस तत्व का प्रयोग भी इस नाटक में हुआ है। अतीत या कल्पना के चित्रों की प्रस्तुति सीधे तौर पर करना संभव नहीं होता। यदि अभिनेता बोलकर या अपनी स्मृति के सभी तथ्य बताने की कोशिश करे तो उसमें नाटकीयता नहीं रहेगी, स्वाभाविकता नहीं रहेगी, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। लेकिन पूर्वदीप्ति शैली अतीत को प्रत्यक्ष बनाने की शैली है, जो ऐसे प्रसंगों में बेहद कारगर सिद्ध होती है। राम की शक्ति पूजा में राम को सीता की स्मृति आने के समय का जो दृश्य है इस कविता में दिखाया है, ठीक इसी प्रकार से रावण का वो अट्टहास करता हुआ स्वरूप भी पूर्वदीप्ति शैली में इसमें दिखाया गया है, जो युद्ध में बहुत अधिक भयंकर था और जिसके सामने सारी जो राम की सेना थी अपने आप को असहाय अनुभव कर रही थी। वो तत्व भी इसमें आया है जो इस कविता को बड़ा स्वाभाविक बनाता है। अब देखते हैं कि ध्वनि और वेशभूषा का जो तत्व है इस कविता में कितना है। राम की शक्ति पूजा में ध्वनि संकेत, वेशभूषा के अनेक संकेत भी दिखाई देते हैं। युद्ध में जब हनुमान ओंकार भरते हैं तो उसे क्रुद्ध, कपि, विशंभु कहकर बताया गया है। राक्षसों के युद्ध से लौटते समय तेज शोर के कारण का जो उल्लेख है वो भी पूरा जो युद्ध का दृश्य है वो हमारे सामने जीवंत करता है। ये ध्वनि संकेत का एक सीधा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो हमारे सामने आता है। इसी प्रकार राम की साधना के उच्च स्तर पर अंबर के कांपने का संकेत है, जो उनकी घोर साधना का ध्वनि संकेत हमें देता है। जप के स्वर लगा कांपने, थर 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 अंबर। तो ऐसे बहुत से संकेत हैं जो उनकी ध्वनि और वेशभूषा का संकेत करते हैं। जब वो साधनारत होने को तत्पर हो रहे होते हैं उस समय श्री राम की आभूषण का, उनकी वेशभूषा का भी बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और तत्व बनता है नाटकीयता में, वो है अनुभाव योजना। कम मात्रा में है ये, हम कह नहीं सकते कि भरपूर मात्रा में है, क्योंकि नाटक नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अनुभव की जो योजना है इस कविता में दिखाई देती है। अनेक आहार्य अनुभव इस कविता में आप देख पाएंगे। निराशाग्रस्त राम की दृढ़ जटाएं खुलकर बिखरी हुई हैं। इसी प्रकार साधना के लिए तत्पर राम के संबंध में भी बताया गया है कि है नहीं शरासन आज हस्त तुणीर स्कंध, यानी उनके हाथ में न तो आज धनुष है और ना ही तरकस उनके कंधों पर है। कविता के अंत में दुर्गा जी का अपने पारस्परिक वेशभूषा में उपस्थित होना भी आहार्य अनुभव का उदाहरण है। तो वास्तव में इसे हम वेशभूषा में भी शामिल कर सकते थे, ये जो अभी उदाहरण हमने दिए। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोनों ही स्तरों पर, चाहे वो नाट्य युक्तियों का स्तर हो और चाहे वह कथानक का स्तर हो, दोनों ही स्तरों पर जो अपेक्षित वांछित तत्व होते हैं जो एक नाटक में होने चाहिए वो इस कविता में मिलते हैं। स्पष्ट रूप से राम की शक्ति पूजा कविता के ढांचे में एक अद्भुत रूप से नाटकीय तत्व समाविष्ट है। जब कविता नाटकीयता से युक्त हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से वह कविता को कहीं, पाठक को कहीं अधिक सरस लगती है, कहीं अधिक आकर्षक लगती है, उससे वह बड़ी आसानी से जुड़ पाता है। तो इस कविता की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस कविता में निराला जी पूरी तरह से सफल रहे हैं नाटकीयता के उन सभी तत्वों को शामिल करने में,
जो तत्व किसी भी कविता को मंचन योग्य बनाते हैं। तो इस कविता में नाटकीयता के वे सभी तत्व हमें दोनों ही स्तरों पर दिखाई देते हैं। तो मैं पूरा न सही, लेकिन जितना भी आपके सामने इस विषय में कहा, तो मुझे लगता है कि राम की शक्ति पूजा कविता में नाटकीयता के दोनों ही तत्व, चाहे वो कथानक के स्तर पर हो, चाहे वो नाट्य युक्तियों के स्तर पर हो, समाविष्ट हैं, जो इस कविता को एक सफल नाटकीय रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।